देखो तो स्क्रीन हुआ शेयर। यस सर। चलो देखो, आज हम कल पिछले क्लास में ये यहाँ तक अपन बता रहे थे, ये बताए थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताए थे। और इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि बेटा ये क्लासेस ऑलरेडी तुम्हारे लिए भी और दूसरे बच्चे भी रहते हैं इसमें, गेट के क्लासेस का ही है, मतलब 1 साल का कोर्स है ये पूरे अपने आरजी उसके एआईसीटी का। इसलिए इसमें है कि जो भी डाउट हो अपन सब पूछ सकते हैं, और जितने भी डाउट है सब क्लियर है, यानी कंसेप्ट क्लियर करके मुझे टारगेट है, अचीव करना है कि मुझे एग्जामिनेशन फेस करनी है। ये आरजीपी भी तो मतलब यूनिवर्सिटी तो रहता है जहाँ पढ़ते हैं, उसके उसके आगे के एग्जामिनेशन जिससे अपन जॉब ओरिएंटेड है, मतलब जनरली गेट का एग्जामिनेशन। देखो तो इसमें है जो बता रहे हैं एकदम समझना, नहीं समझ में आए जहीं पे भी तो आप पूछना है। जैसे मुझे खत्म करूंगा ना, एंड होगा टॉपिक, तो ये जितना भी छोटी से छोटी चीज है वो सब अपने को बताना है कि ये समझ में नहीं आया। यानी पिछले क्लास में हम ये तुम्हें बताए थे, फर्स्ट लॉ बता रहे थे, और फर्स्ट लॉ में ये अपन फर्स्ट लॉ में था कि जैसे डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इक्वल टू डी यू निकला था, वेयर डी क्यू बी द चेंज ऑफ द हीट, dw with the change of the work, and du with the change of the internal energy. ये 3 था, heat, work and internal energy, और फॉर्मूला निकला था dq minus dw equal to du। और इसके बेस में हमने ये बताया था कि अपने पास हीट एंड वर्क विद द पाथ फंक्शन एंड इंटरनल एनर्जी विद द पॉइंट फंक्शन, ये होता है इंटरनल एनर्जी विद द पॉइंट फंक्शन। अब इसमें थोड़ा सा जैसे Cv और Cp, स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड Cp, इससे एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। यानी क्या है कि देखो इसमें dq माइनस dw बाई du, पहले dw क्या है, सारे dw के बारे में अभी हमने नहीं बताया है, कुछ dw बताया है कि प्रेशर कांस्टेंट। बोलो सर dq इक्वल टू du प्लस dw जो है सर, वो सर क्लोज सिस्टम या ओपन सिस्टम के लिए होगा अप्लाई। ये बेटा दिया हुआ है, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये सिस्टम ऊपर सबसे पहले फॉर्मूला ही था, ये ऐसा करके हमने साइक्लिक लगाया था। ये देख रहे हो ना, ये साइक्लिक का मतलब ही होता है कि ये क्लोज सिस्टम, जैसे यहाँ से बना ये ऐसा, हमने साइक्लिक के लिए फॉर्मूला ही वैलिड है। ऊपर में देखो ये है, इसके बाद हमने निकाला था, ये देखो यहाँ पे लिखा फॉर्मूला, इसके बाद ही हमने, यदि प्रोसेस जैसे फर्स्ट 2 3 प्रोसेस क्लोज हो जाए तब जाके आप निकालने हैं उसमें, ठीक है। तो ये अब Cp एंड Cp, तो पहले हम कुछ वर्क डन निकाले। अब इसको बताने के बाद मेन वर्क डन, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी का वर्क डन रहता है, कैपेसिटर का वर्क डन रहता है, पैडल वर्क, ये भी इंक्लूड कर देता है फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन में। यानी फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन में यदि हम डीडब्ल्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो रॉन्ग हो जाता है। तो पहले हमें फर्स्ट लॉ के बारे में देखें, उसके बाद कितने टाइप के डीडब्ल्यू है उस पे अपने को फाइंड आउट करना, उसको देखना है कि डीडब्ल्यू है कौन कौन सा। तो पहले देखिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv, इसको डिफाइन करने के लिए इसका डेफिनेशन होता है, तुम लोगों को पता होगा Cv भी होगा, Cv यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। डेफिनेशन पहले मैं लिखता हूं फिर अपन करते हैं उसको समझते हैं। द रेशियो ऑफ change in internal energy to the change in temperature of temperature at constant volume, temperature at constant volume. The ratio of change in internal energy to the change in temperature at constant volume को Cv बोलते हैं। डायरेक्ट Cv का वैल्यू दिया रहता, अगर डायरेक्ट Cv का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकाले। यदि आपके पास इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है चेंज, यानी 2 पॉइंट का इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी विद द पॉइंट फंक्शन, और एट दैट पॉइंट पे टेम्परेचर का डिफरेंस है, तब भी आप Cv निकाल सकते हैं। यानी द फॉर्मूला ऑफ द Cv, एक नया फॉर्मूला देख रहे होगे आप, Cv इक्वल टू
change of internal energy by change in temperature। यानी किसी दो पॉइंट का प्रोसेस, मान लो ये प्रोसेस दिया यहां से यहां, तो इसका भी अगर फॉर्मूला हमें निकालना है सी भी इस प्रोसेस में कितनी हुआ, तो आप मान सकते हैं कि यहाँ का इंटरनल एनर्जी, यहाँ का इंटरनल एनर्जी डिफरेंस करेंगे और टोटल टेम्परेचर को डिफरेंस करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये अपन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पहला चीज। अब इसके बाद जैसे कि इंटरनल एनर्जी में थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी का इन्वॉल्व करता है एक इंथैल्पी, क्योंकि ये सारा फर्स्ट जब क्वेश्चन बनाएंगे फर्स्ट लोग फॉर्मूला वही है dq माइनस dw इक्वल टू du, लेकिन dq माने dw आएगा, निकालेंगे तभी तो फॉर्मूले मतलब जो वैल्यू माने du निकालना है, चेंज इंटरनल एनर्जी, तो बाकी dq एंड dw तो निकलना चाहिए ना, या dq निकालना है तो du एंड dw तो फाइंड आउट होने चाहिए। इस केस में इंथैल्पी सबको पता होगा, तुमने बीएमई में ही पढ़ा होगा ये, इट इज डिफाइंड ऑन फॉर्मूला, देखो डायरेक्ट लिखता हूं, H इक्वल टू U प्लस PV, U प्लस PV, where U be the internal energy and PV be the flow work। ठीक है, समझना ही क्या है, क्योंकि आपको इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, यानी वैसा प्रोसेस हैव नो फ्लो वर्क, अगर कोई फ्लो वर्क नहीं है तो इंटरनल एनर्जी ट्रीटेड एज अ इंथैल्पी। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता होगा कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इंथैल्पी बराबर है, कभी इंथैल्पी बड़ा होगा इंटरनल एनर्जी से। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए है इट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी इक्वल टू U प्लस PV, where PV equal to flow work and U equal to internal energy। ठीक है, तो ये हो गया सीबी का। लेकिन अब इसमें देखो इंटरनल एसीबी क्या है, डेल यू बाई डी टी, सीबी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, लेकिन अगर हमें फाइंड आउट करना है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हमें स्पेसिफिक हीट इट मीन सीपी, तो सीपी क्या होता है, सीपी होता है द रेशियो ऑफ चेंज इन इंथैल्पी एनर्जी टू द चेंज इन द टेम्परेचर। यानी कि आप देख सकते हो, यानी इंथैल्पी या तो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा या इंटरनल एनर्जी से ग्रेटर होगा, कभी लेस नहीं हो सकता है। यानी वैसा केस जिसमें पीवी इक्वल टू 0 हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, वो कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो जाएगा। उल्टा भी समझ सकते हो कि कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए अपने पास ये फॉर्मूला लेके फाइंड आउट करके रखा है। तो दूसरा भी सेम फॉर्मूला है, सीपी अगर निकालना है तो सीपी का होता है चेंज ऑफ enthalpy del H by del T, P equal to constant equal to a specific heat at constant pressure। ठीक है ना, तो सीपी सीबी से बड़ा होता है, तुमको पता भी होगा सीपी से भी, जब इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी से बड़ा है, कितनी बड़ा है, पी भी बड़ा है, तो सीपी सीबी से बड़ा ही हो जाएगा, और होता भी सीपी ग्रेटर देन सीबी। यानी इसको अगर डिफाइन करोगे तो डिफिनीशन लिख सकते हैं, जैसे पहले वाला डिफिनीशन अपने लिखा था, इट इज डिफाइंड as a ratio of change in enthalpy to the change in temperature at
कांस्टेंट प्रेशर, और ग्रेटर कितना होता है तो Cp माइनस Cv, लिख ले फॉर्मूला, Cp माइनस Cv इक्वल टू, पता होगा तुम लोगों को कितने होते हैं, R के बराबर, Cp माइनस R, Cp माइनस सर Cv इक्वल टू R। हाँ बोलो सर थोड़ा सा बोलो। ऊपर कर दीजिए सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था। लो कहाँ से, यहाँ से, यहीं से आज स्टार्ट किए, यस सर। थोड़ा जल्दी कर लो। यस और सर आर स्टैंड फॉर क्या रहेगा सर? सीपी माइनस अब सीवी बताओ, इज इक्वल टू R जो अपन पीवी इक्वल टू भरते थे ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी में, वो R है। और R क्या है, रियल जो गैस कांस्टेंट है, हाँ बता सर, दो, आइडियल गैस में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हाँ सर। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। और यही जब, अभी इसके बाद जस्ट बताता हूँ, रुक जाओ लिखा रहा हूँ, इसको लिखने दो। फिर R इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, नॉट कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट दोनों डिफरेंस है, उसको डिफरेंस, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन आता है कभी कभी। R का वैल्यू में कभी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कभी कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर लेते हैं। यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमेशा सेम रहे, वो है यानी पीवी इक्वल टू, दो फार्मूला तुम्हें पढ़ा होगा, हो गया लिखा हुआ तो बताना। जैसे तुमने दो फार्मूला पढ़ा हुआ, एक पीवी इक्वल टू एनआरटी, वेयर एन इक्वल द नंबर ऑफ मोल, ठीक है ना, वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल है, तो ये इसको आर बोलते हैं। लेकिन यदि आप इसको आप फॉर्मूले में यहां से निकलोगे कि एन नंबर ऑफ मोल के बदला उसको कन्वर्ट कर दोगे वेट में, जैसे 1 मोल ऑक्सीजन है उसको वेट में कन्वर्ट कर दोगे, तो वो उसका करेक्ट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट निकल के आता है। बता रहा हूं मैं, निकाल रहा हूं। Cp माइनस Cv इक्वल टू R, और क्योंकि Cp मैंने जो पूछ रहा हूँ बहुत सही पूछ रहा है, क्योंकि एक बार उस पर भी एक ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, वेयर मास से मल्टीप्लाई, तो m Cp माइनस mCv इक्वल टू R डैश होता है। दोनों साइड मॉलिक्यूलर वेट, m फॉर मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो mCp माइनस mCv इक्वल टू R इंटू m। इसका मतलब हो गया R इक्वल टू m लिख रहे हैं, तो ये R डैश देखो R m इक्वल टू R डैश, क्योंकि अपने मल्टीप्लाई, इसमें कंफ्यूजन होता है, m से लिख लो Rm, सॉरी एक मिनट रुक जाना तुम, Rm, और यहां से हो गया R ये हो गया। सो R इक्वल टू ये बाय m, फिर R इसको कहते हैं, दिस R इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक gas constant, and this R is called universal gas constant। सर ये आर कैसे आया सर, एक बार और बता दीजिए सर। कौन सा? ये Cp माइनस Cv इक्वल टू R, सर सीपी, सर बताओ क्या सर वो एम सी Cp पी, माइनस Cv इक्वल टू R, ये पूछ रहे हो क्या, कैसे आया? यस सर वो, चलो फिर अभी 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 यस सर क्वेश्चन कैसे बता आया रहे सर हैं, वही। चलो बता दो, एक मिनट हम क्वेश्चन बता रहे हैं एक बार, और पीछे भी एक बार बता चुके हैं, अभी आएगा, हम बता रहा हूँ कैसे, क्वेश्चन में आएगा उस समय समझा देंगे कैसे। Cp का वैल्यू और Cv का वैल्यू देना है, और R कैसे, R भी तो कांस्टेंट है, हमने एक वो पढ़ाया हुआ उस समय ना,
इससे 3-4 क्लास पहले था ना, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से पढ़ाए थे। चलो अभी मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, बता दूंगा अभी। अभी फिर से एक बार समझ लेना तुम। देखो ये हो गया आर, दैट इज बता रहा हूँ, एक बार और बता दूंगा, एक लिख लो पहले। डिफरेंस बिटवीन द मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर या वॉल्यूम के यदि मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर तो उसको मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोलर specific heat at constant pressure and molar specific heat at constant volume is equal to universal gas constant. एक और था फॉर्मूला, याद होगा, गामा इक्वल टू, पता था क्या होता है, सीपी बाई सीबी, याद है क्या, सीपी इक्वल टू गामा सीबी, यस सर। याद है ना? गामा। हाँ, एक और फॉर्मूला, ये फॉर्मूले सब है, गामा इक्वल टू यस सर, रेशियो स्पेसिफिक हीट, specific heat at constant pressure and constant volume. यही गामा को बोलते हैं which is called ratio of specific heat। तो क्वेश्चन में कभी कभी सीपीसीबी का वैल्यू दिया रहता है, कभी डायरेक्ट गामा दिया रहता है, कभी दिया रहता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो हम अज्यूम करते हैं कि वो गामा का ही वैल्यू गिवन होगा। which is called ratio of specific heat। एक और फॉर्मूला, जैसे अपने पास दो फॉर्मूला निकला, Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, और दूसरा फॉर्मूला निकला Cp बाई Cv इक्वल टू गामा। तो इस दोनों के हेल्प से Cp और Cv, यानी कि आपको क्वेश्चन में यदि हमें Cp फाइंड आउट करना है और Cv फाइंड आउट करना है तो R कांस्टेंट है, यदि मुझे गामा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Cp एंड Cv। यानी इससे करते हैं, इसको मान ले, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस बी द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इससे हम इक्वेशन नंबर जो अपने पास दिया है फर्स्ट एंड थर्ड से हमें फाइंड आउट क्या करना है, Cp इन द टर्म्स ऑफ कांस्टेंट पैरामीटर। यानी कि जब क्वेश्चन रहता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आर नहीं गिवन रहेगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर नहीं भी गिवन रहेगा तो उसका वैल्यू डिफाइंड है, क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू पता है कितना होता है, कितना होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, 8.3143 जूल पर मोल पर केल्विन। आर का वैल्यू यहाँ से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वहां से अपन फाइंड आउट कर लेंगे और बाकी गामा क्वेश्चन में गिवन होगा। तो सो फ्रॉम the above equation गामा Cv माइनस Cv, क्यों, क्योंकि Cp माइनस Cv आपको पता है फॉर्मूला क्या था, Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। Cp के बदला में पुट कर दिए गामा Cv माइनस Cv इक्वल टू आर,
सी भी कॉमा करिए तो गामा -1 इक्वल टू आर लिख रहा हूं। आर मतलब कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, याद रखना इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। यानी ऐसे रख लो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू जो कि 8.3143 है, अगर उसमें उसके मॉलिक्यूलर वेट से हम करेंगे तो निकलेगा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट डिफरेंट फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल। देखो तो ये फॉर्मूला इससे तुम्हें निकल जाएगा। यानी कि R इक्वल टू जो हमने लिखा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय एम, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सबके लिए सेम होता, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होगा, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगा। तो तुम तो सबका कोई कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट याद नहीं रखता है, यूनिवर्सल याद रखता है, उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करता है तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। और अगर आपको फॉर्मूला में कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो, यानी PV इक्वल टू MRT, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, तो आप PV इक्वल टू NRT में ऑलवेज यूनिवर्सल, लेकिन N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स है, बात बराबर ही होता है। नंबर ऑफ मोल्स का क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा उससे टोटल मासेस। तो दोनों में से कैसे भी याद करने का आप तरीका सोच लो। तो हमें तो ज्यादा बेटर ये लगता है कि आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यानी R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये होता है 8.3143 जूल पर मोल पर केल्विन। एक ये वैल्यू याद रख लें, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं कि दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सबका डिफरेंट होता चले जाएगा। तो सो CV इक्वल टू R बाई गामा -1, CP इक्वल टू CP इक्वल टू होता है, क्या होता है CP इक्वल टू गामा इंटू CV, R गामा बटे गामा -1, R गामा बटे गामा -1, यहां से वो याद है तुम्हारे पास मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइटॉमिक के लिए लिखा है कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम के फार्मूला। हाँ सर है। हाँ, तो उसमें होता था मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए अपन होता है 3 ट्रांसलेशनल मोशन एंड उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। तो वहां से अपन फाइंड आउट कर देते। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला था x/2 इंटू RT, फिर x विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम, CV वहीं से निकाल देते कि अपने du/dt x/2 RT समथिंग करके हम निकाल लेते। और डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए निकालते हैं, 1 मिनट लिख लो शॉर्टकट में क्योंकि इसके बाद अब न्यूमेरिकल बनाएंगे। इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है x/2 RT, फॉर्मूला x/2 RT, वेयर x इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, R इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट दिया हुआ, और T तो टेम्परेचर दिया होगा, वेयर मेन x इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम से यहां से होगा x, ये यहां इंटरनल एनर्जी x/2 RT, तो x इक्वल टू 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस। इसका मतलब x इक्वल टू 3 फॉर मोनोएटॉमिक गैस है, तो कितना निकलेगा इंटरनल एनर्जी, बता सकते हो कोई? मोनोएटॉमिक के लिए इंटरनल एनर्जी कितना निकलेगा, x का वैल्यू 3 को 3/2 RT ये निकलेगा। सो गामा इक्वल टू निकला 5/3 होता है मोनोएटॉमिक के लिए,
x equal to 5, for diatomic gases, seven by 5, x equal to 6 for polyatomic gases, gamma equal to तो 4 by 6. पॉलीएटॉमिक के लिए x इक्वल टू 6 और 7 दोनों ले सकते हैं। हाँ 6 और 7 दोनों ले सकते हैं। जनरली इसका 6 और 7 दोनों ले सकते हैं। x में 6 जनरली 6 से ही निकालते हैं, 6 और 7 दोनों ले सकते हैं। ठीक है, चलो याद तो है, 6 और 7 दोनों ले सकते हैं पॉलीएटॉमिक के लिए, या ट्राइएटॉमिक में भी रहते हैं तो उसको यूज करते हैं इसके लिए। तो 4/3 ये गामा का वैल्यू था, और गामा का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ये x इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों लिखते थे, इसमें था कि उसके पास जो मोनोएटॉमिक है, जो नहीं थे उस क्लास में, समझ लो मोनोएटॉमिक के पास होता है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग 3 ट्रांसलेशनल मोशन ओनली, केवल उसके ट्रांसलेशनल मोशन ही है, तो 3 डिग्री 3 साइड में मूवमेंट कर सकता। सर हाँ बोलो। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम को सर डिफाइन हाँ अगर किया जाए सर थर्मोडायनेमिक्स में, तो सर क्या करेंगे, क्या बोलेंगे उसको सर? बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम थर्मोडायनामिक्स, कहीं भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो सब एक ही होता है, सर चाहे वो डिग्री ऑफ फ्रीडम, मशीन। मैं समझा रहा डिग्री हूँ, ऑफ फ्रीडम समझा सर देता हूँ। एक जगह लिखा हुआ था हाँ कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट। चलो सर देखो, ऐसा बोल सकते हैं क्या चलो कि वो एक्चुअली लिंक से रिलेटेड में बोला था, वो एक्चुअली अपन थर्मोस में पढ़ते हैं ना, थ्योरी ऑफ मशीन में, तो उससे रिलेटेड वो दो रहा था कि अकॉर्डिंग टू, इसमें हमें देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है उसके मूवमेंट कितने हैं, जितने मूवमेंट होगा उसको उतने डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। जैसे मोनोएटॉमिक के पास होता है, जब मोनोएटॉमिक्स में पढ़ते हैं तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग, लिख लो एक मिनट पहले का, लिखो तो फिर बताते हैं किसके पास कितने मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग 3 ट्रांसलेशनल मोशन, यानी ये एक्स डायरेक्शन में ऐसे मूव कर सकता है, वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और वर्टिकल यानी कि जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। लेकिन जब डायटोमिक्स हैविंग 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशनल मोशन एंड 2 रोटेशनल मोशन, उसमें 2 रोटेशनल मोशन होते हैं, जब उसमें देते हैं किसमें, डायटोमिक। लेकिन जब ट्राइटोमिक में होते हैं तो इसमें ट्रांसलेशनल, और ट्राई और पॉलीटोमिक में होता है तो इसमें होता है 3 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल मोशन रहता है। तो जितने तक से मूवमेंट कर सकता है उतने डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, ठीक है ना। तो वहां जो तुमने पढ़ा वो किसी अकॉर्डिंग टू फिक्स के मूवमेंट, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई लिंक फिक्स किया और इसके अकॉर्डिंग टू दूसरी लिंक मूवमेंट कर रहा है, तो आता है आप फाइंड आउट करिए द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस लिंक कंपेयर टू दिस लिंक, ठीक है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कितने मूवमेंट हो रहे हैं, तो वहां निकालेंगे। तो कहीं पे निकालना हो तो हम उसकी मूवमेंट देखते हैं, तो इसमें जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट कहने का ये मतलब है कि इसमें जो मूवमेंट मोनोएटॉमिक के लिए होगा केवल ट्रांसलेशनल मोशन, और 3 होते हैं, तो हमने इस फॉर्मूले में x का वैल्यू 3 रखा, तो इंटरनल एनर्जी 3/2 हो गया। और अगर गामा निकालना पड़ेगा तो उस इंटरनल एनर्जी को आप डेल, अभी हमने देखा था जैसे यहाँ पे डेल इंटरनल डेल यू बाई डेल टी निकाल लेंगे, तो तुम्हारे पास सीबी का वैल्यू निकल जाएगा, सीबी निकलेगा तो सीपी निकलेगा, और इसके अकॉर्डिंग टू फाइंड आउट कर लेंगे गामा का वैल्यू। तो कितने इसके मोशन होते हैं उसमें अपन डिपेंड करता है। लिख लो तो इसमें एक लाइन जल्दी लिखो, मोनोएटॉमिक
molecule having 3 translational motion, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये, 3 translational इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा पहला। सेकंड, डायटोमिक मॉलिक्यूल are having 5 degree of freedom three translational motion and 2 rotational motion। और थर्ड, ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक having 6 degree of freedom, 3 rotational और 3 translational। अगर मान लो क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे आ सकता है, इसके अलावा क्वेश्चन में ऐसे आएगा, डायटोमिक और ट्राइटोमिक के पास नहीं होगा, नोमेनक्लेचर देगा कि एक जो एटम्स है नाम डायटोमिक हैव 6 या 5 या 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 4 तो है नहीं, 4 तो होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में 4 करके आएगा तो इस फॉर्मूले में सेट करना है और वहां से फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, इतना डिग्री ऑफ फ्रीडम। तुम्हें इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है डायरेक्ट दिस बाई x by 2, x with the degree of freedom, यहाँ से इंटरनल एनर्जी निकलेगा। इंटरनल एनर्जी निकल जाएगा तो तुम्हें CV निकल जाएगा। CV कैसे निकलेगा, उसको आप डेल U बाई डेल मतलब डेल इंटर एनर्जी बाई टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका रेट निकालते हैं, तो वहां से आपको निकल जाएगा CV का वैल्यू, CV निकलेगा तो CP निकल जाएगा, वहां से मानते हुए R निकल जाएगा, सारी समथिंग निकल जाएगा। तो अपन कैसे भी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में ये? तो निकल जाएगा ना, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्टिव देंगे बनाने के लिए। अब देखो नेक्स्ट है CP, CV एंड गामा का वैल्यू रियल गैस एंड आइडियल गैस में कैसे मूवमेंट करता है, यानी ग्राफ देखने के लिए आया है। 2-3 बार क्वेश्चन में आ गया था, उसके ग्राफ के अकॉर्डिंग टू ये ग्राफ दिया और बताया कि इसमें कौन सा इंक्रीज कौन सा डिक्रीज करेगा, ये आया हुआ है क्वेश्चन। CP, CV and gamma values, CP, CV and gamma values। X और Y पे जरा CP, CV, गामा लेते हैं और X पे टेम्परेचर। ये हो गया CP, CV, गामा। इसमें द टेम्परेचर, CP और CB का वैल्यू मान लो ये है
टेम्परेचर के बढ़ने से Cp और Cp का वैल्यू, दिस विद द Cp एंड Cv, Cp एंड Cv का वैल्यू टेम्परेचर के इंक्रीज होने से कांस्टेंट है फॉर आइडियल गैस, कोई चेंज नहीं हो रहा है। आइडियल गैस बढ़ाएंगे, रियल गैस तो फिर वहां पे आएगा। अभी तो स्टार्टिंग का थोड़ा सा मुझे काम पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के न्यूमेरिकल में, इसलिए हम बता दे रहे हैं इस ग्राफ। नहीं तो जब पढ़ाएंगे रियल गैस तो उसमें है Cp और Cv विल बी कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर के इंक्रीज डिक्रीज से फॉर आइडियल गैस। बट लेकिन अगर ये चीज Cp और Cv का रियल गैस के लिए इंक्रीज करता है, ये Cp और Cv फॉर रियल गैस, क्लियर हो रहा है ना ग्राफ में? कंफ्यूजन तो नहीं जाएगा समझने में बाद में कि Cp कौन था Cv कौन था। ये रियल गैस के लिए इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। नेक्स्ट, गामा फॉर आइडियल गैस लेकिन रियल गैस में गामा का वैल्यू डिक्रीज करता है। गामा का वैल्यू डिक्रीज करेगा, जितना होगा सब अपन एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे जब रियल गैस पर आएंगे। अभी ऑब्जेक्टिव है तो पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काम पड़ेगा इसलिए बता रहा हूँ। तो अभी देख ले, Cp और Cv जब आइडियल गैस है तो कांस्टेंट, गामा भी कांस्टेंट, Cp Cv एंड गामा विद द कांस्टेंट फॉर आइडियल गैस। लेकिन जब फॉर रियल गैस के बात करेंगे तो Cp और Cv दोनों इंक्रीज करता है, ठीक है ना, और गामा डिक्रीज करता है। देखो दूसरों में, और हमेशा Cp को ऊपर ही ग्राफ में रखेंगे Cv से, क्योंकि Cp ग्रेटर देन होता है Cv से ऊपर। दोनों ये लाइन पैरेलल लाइन है, इंक्रीज में पैरेलल लाइन है दोनों एक कंसेप्ट में, क्योंकि Cp इक्वल टू गामा Cv, केवल गामा से ही तो मल्टीप्लाई है, गामा टाइम्स तो मल्टीप्लाई, यानी बोथ लाइन भी पैरेलल, ये भी याद रखना, बोथ लाइन भी पैरेलल, इंक्रीज करेगा, दोनों पैरेलल है, स्लोप दोनों का सेम है, क्योंकि गामा से ही तो मल्टीप्लाई किया हुआ है तो दोनों का स्लोप सेम है। केवल इसका जो अपने पास ये दोनों स्लोप कहने का मतलब सेम है, केवल इसके जस्ट ऊपर रहेगा, कितना ऊपर, क्योंकि गामा टाइम्स अपने पास दिया हुआ है। ये ऐड कर ले, फॉर रियल गैस Cp and Cv values increases with temperature whereas gamma value decreases with temperature. For real gases Cp and Cv values increases with temperature whereas gamma values decreases with temperature. आइडियल गैस के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, आइडियल गैस में तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब निकालोगे ना, ग्राफ में दिया हुआ है तो Cp का कौन सा कर्व है और Cv का कौन सा कर्व है, केवल Cp ऊपर होगा, दोनों पैरेलल होगा। बताएं आगे, बताओ जल्दी। देखो नेक्स्ट इसके बाद है
इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो सर। सर सीपी बोलो। सर सीपी सीवी के केस में हाँ हाँ बोलो। सीपीसीबी केस में सर आइडियल फ्लूइड से सर टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है सर ऊपर, मतलब रियल गैस के लिए सर? अच्छा, जब रियल गैस देखते हैं ना उसमें रियल गैस पढ़ाएंगे उस समय बोले तो बताएंगे। देखो रियल गैस में एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो, तो रियल और आइडियल गैस जब पढ़ाएंगे उसमें पूरे पढ़ना है। आइडियल गैस में बहुत सारे एजम्पशंस हैं, आइडियल गैस में बहुत सारे एजम्पशंस हैं। ये रियल गैस कन्वर्टेड इनटू द आइडियल गैस। जैसे तुम लोग का एक फॉर्मूला किसी को याद है, रियल गैस का फॉर्मूला लेते थे वो याद है? क्या होता था रियल गैस का फॉर्मूला? ऐसे जैसे पीवी इक्वल टू एमआरटी लेते थे, लेकिन उस केस में अगर फॉर्मूला ले तो क्या होता था, याद है? पी माइनस पी ऐसा कुछ करके, कि नहीं याद है? उसमें एजम्पशंस लेते हैं, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को उसको अपन जीरो मानते हैं जब आइडियल केस में रहता है। ड्यू टू द कोलिजन, यानी कि जैसे आप मान लो कि ये दिया हुआ है अपने पास गैसेस हैं, इसको आप हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर राइज अप करता है, टेम्परेचर राइज अप होता है तो कोलिजन बढ़ गया तो उसके मतलब जिससे उसके डिस्टरबेंस क्रिएट होंगे। तो ये सारे रियल गैस में है। लेकिन जब आइडियल गैस में ये एजम्पशंस हम ले लेते हैं कि कोलिजन भी मिनिमम या इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए टेम्परेचर के बढ़ने से आइडियल गैस में कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमने बहुत सारा एजम्पशंस लेकर के रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट करा है। समझ रहे हो? लेकिन रियल गैस में वो एजम्पशंस नहीं है। रियल गैस में एक्चुअल है तो जिसके टेम्परेचर के बढ़ने से जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट दिखा रहा है सीपी के वैल्यू में, क्योंकि सीवी इक्वल टू अपने पास फॉर्म सीपी इक्वल टू सीवी। सीवी किस पे डिपेंड है? इंटरनल एनर्जी पे, है ना? अभी जस्ट तुमने पढ़ा है कि सीवी का फॉर्मूला हमने बताया इंटरनल एनर्जी बताया x/2 इंटर्न, और सीवी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखो, सीवी और सीपी अपने अभी जब जस्ट पढ़ा, सीवी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी बाई जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ सीवी का वैल्यू है, क्योंकि उसमें जो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है टेम्परेचर के चेंज होने से रियल गैस के केस में। लेकिन आइडियल गैस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब उस केस में चेंज ही नहीं हो रहा है इंटरनल एनर्जी के केस में, तो सीवी में चेंज नहीं होगा। जब सीवी में चेंज नहीं होता, गामा से ही तो मल्टीप्लाई करना है, सीपी भी चेंज नहीं होगा। सीपी एंड सीवी बोथ डिपेंड करेगा इंटरनल एनर्जी के वैल्यू पे, इसलिए उस केस में चेंज कर रहा है और यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है? यस सर। हाँ, इसलिए उस केस में चेंज हो रहा था, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। अब कुछ जैसे अपने पास उस फॉर्मूले से जो फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला था, उस फर्स्ट लॉ के फॉर्मूले से 3-4 एजम्पशंस निकालते हैं, तब फिर वर्क का टाइप पढ़ेंगे। यानी वर्क एक टाइप का, जैसे इलेक्ट्रिक वर्क उसका न्यूमेरिकल, दूसरा कैपेसिटेंस का वर्क उसका न्यूमेरिकल। तो ऐसे करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएगा। नहीं तो तुम्हें ये होगा कि जैसे हम वर्क हीट और इंटरनल एनर्जी में नेगेटिव पॉजिटिव साइन लेते रहते हैं, वहां कंफ्यूजन। तो एक वर्क पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे, तब जाके ज्यादा आसान होगा। पहले देख लो तो ये डी क्यू माइनस, ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से खुद ही निकाल सकते तुम। डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इक्वल टू डी यू, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इक्वल टू डी यू। अब ये फॉर्मूले हैं किसका? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ये फॉर्मूला है, तो यहां से अपन फाइंड आउट कर से बता सकते हो फॉर, सबसे पहले थे आइसोकोरिक प्रोसेस, खुद से निकल जाएगा। वो था जब फॉर्मूला अपन बना रहे थे, इससे पहले सबका हमने वर्कडन पढ़ा था क्लोज वाले केस में, और फ्लो केस में भी हमने जहां पे पीडीवी था हमने वीडीपी किया था। अब जब फर्स्ट लॉ के केस में अगर एक फॉर्मूला याद है उसी से आंसर निकल जाएगा, उस फॉर्मूले को थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
देखो आइसोकोरिक प्रोसेस, V इक्वल टू कांस्टेंट, तो डेल V इक्वल टू 0, डेल V इक्वल टू 0 तो इसका मतलब क्या हो गया, dw 0, dw हो गया, तो dq इक्वल टू d, क्या डायरेक्ट, ये तो छोटा छोटा फॉर्मूला है, तो पता ही होगा सबको। इसी के बाद थोड़ा सा एक अच्छे फॉर्मूले आएंगे जहां पे अपने को पढ़ना है। तो जब केस होगा आइसोकोरिक में तो चेंज ऑफ हीट इक्वल टू इंटरनल एनर्जी होगा। इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम process, heat transfer equal to change in internal energy of the system। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट इसका मतलब डेल टी 0, और डेल टी 0 हो गया तो सर डेल क्यू 0 हो जाएगा सर। देखो बताता है, थोड़ी सी गलत बता रहा हूं, सोच गलत मतलब कर लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में T इक्वल टू कांस्टेंट और dt इक्वल टू 0, चेंज ऑफ टेम्परेचर को कैसे थर्मल है, तो डेल टी 0 हुआ टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी यहाँ पे लिखा था इंटरनल एक्स वाई, तो यहाँ वेरी एक्स का वैल्यू, तो अगर मान लो मोनो एटॉमिक डाई है तो उतना ही रहेगा, चेंज नहीं हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। If temperature be constant, then the magnitude of the internal energy be also constant. So change of internal energy, it means change of temperature directly proportional to change of temperature, because the value of change of temperature is equal to 0. So change of internal energy must be 0. समझ में आया ये चीज, डायरेक्टली चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी 0 है तो इसमें फॉर्मूला आएगा dq इक्वल टू dw, क्योंकि इंटरनल एनर्जी 0। तो आइसोथर्मल के केस में इंटरनल एनर्जी कुछ क्रिएट नहीं हो गया, वो वैल्यू 0 हो गया। सर हाँ बोलो। सर ये टेम्परेचर और सर ये हीट में क्या डिफरेंस है सर, कि जिससे अपन ने du को 0 मान लिया सर? du को 0 कहाँ माना, dt को 0 माना। हाँ dt के बाद du को, इंटरनल एनर्जी को। ये देखो ना, ये फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी, देखो यहाँ ऊपर इंटरनल एनर्जी क्या फॉर्मूला है, देखो तो x/2 RT है ना, तो x डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो जो मोनो और डाई तो आपने फिक्स कर दिया ना, तो x का वैल्यू फिक्स हो गया, 2 3 4 5 कुछ भी हो गया, ठीक है ना। यस सर। अच्छा अब बचा r तो कांस्टेंट है, वो भी फिक्स है। यस सर। तो बचा t, तो t बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, t डिक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे अगर ये t बढ़ेगा तो घटेगा, और यदि t कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगा। तो 1 और 2 पॉइंट पे अगर इंटरनल एनर्जी U1 और U2 कांस्टेंट है तो U1 माइनस U2 कितना निकलेगा, ये डिफरेंस निकालना, कितना निकलेगा, 0 ही ना, 0 ही आएगा। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, यस सर। क्योंकि टेम्परेचर का राइज अपने वो 0 कर देना, यानी कि हमेशा याद रखना इंटरनल एनर्जी 0 होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही फॉर्मूला तो है, यहाँ से कंसेप्ट है। तो यानी कि इंटरनल एनर्जी का वैल्यू 0 हो गया, क्योंकि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, ना कि इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी तो होगा चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, बिकॉज डेल टी कांस्टेंट,
डेल टी जीरो। डेल टी जीरो मतलब डेल जीरो। क्यों डेल टी जीरो? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो इंटरनल एनर्जी, तो इसका मतलब जीरो है, तो डी को इक्वल टू डी डब्ल्यू। यहाँ से देखो इन आइसोथर्मल process heat transfer equal to work transfer। एक प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें क्या होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस, तुम्हें पता है डी क्यू इक्वल टू जीरो, पहले ने बता रहा था एडियाबेटिक नो प्रोसेस हीट में डी क्यू। हाँ, नो हीट ट्रांसफर डायरेक्ट हो जाएगा, डेल यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू फॉर्मूला से। समझ रहे हो ना तुम? ये फॉर्मूला होता है ना, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इक्वल टू डी यू, ये जीरो हो गया तो माइनस डी डब्ल्यू इक्वल टू डी यू, निकला डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। तो अब यहां से अब डी यू का वैल्यू आपको पता है क्या होता है? सीवी डी टी, ठीक है यही ना अभी जस्ट सीवी डी टी। और सीवी डी टी इक्वल टू कितना निकला? माइनस डी डब्ल्यू। तो सो अगर यहां से डी टी हमें निकालना है तो निकलेगा माइनस डी डब्ल्यू बाई सी बी। ऐसा मत कर देना कि डी क्यू इक्वल टू जीरो, सो डी टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये निकलेगा माइनस डी डब्ल्यू बाई सी बी है, ये कंफ्यूजन नहीं करें। सर यहाँ पे यू स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है ना? कहाँ पे? सीबीडीटी। सीबी इंटू डी टी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी क्या? इंटरनल एनर्जी तो जिसमें तुम्हें जब सीवी का जिसमें वैल्यू ली, सीवी को डीटी से मल्टीप्लाई किए हुए हो तो उसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना। सीवी इक्वल टू डीटी है तो स्पेसिफिक, तो वो भी स्पेसिफिक है, मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा का निकल जाएगा। ठीक है, 1 kg का है ये फॉर्मूला, सारे 1 kg के लिए। अगर ज्यादा होगा तो 5 आप मल्टीप्लाई कर देना तो 5 kg के लिए हो जाएगा, क्योंकि सीवी को पर टी से मल्टीप्लाई, स्पेसिफिक पर केजी ही है तो वहां भी पर केजी के निकलेगा इंटरनल एनर्जी, वो भी इंटरनल एनर्जी पर केजी ही है। वो टोटल निकालना पड़ता है कि वायर इंटरनल एनर्जी फॉर दिस मास इतना, तो 5 से तो हमेशा 5 से मल्टीप्लाई 10 से उसके मास से मल्टीप्लाई करते हैं, वो 1 kg के लिए निकलता है, वो फॉर्मूला ही 1 kg के लिए वो। ठीक है, तो ये निकला dt इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू बाई सी बी। अब डी डब्ल्यू हमने ऐसा बताया डी डब्ल्यू के लिए, तो डी डब्ल्यू के लिए कुछ ऐसा देख लो एक, फिर अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए हम एक पैरामीटर देते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, लेकिन अब ये लिख लेते हैं एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन के लिए इसी में। एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, ये इसलिए हमने dt का वैल्यू निकाला है एक्सपेंशन और कंप्रेशन में कि कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव मुझे समझ नहीं होता। एक्सपेंशन जब एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंशन में आप वर्क डन बाय द सिस्टम लेते हो, dw पॉजिटिव की नेगेटिव? एक्सपेंशन पॉजिटिव सर, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव ले रहे हैं इसका मतलब हो गया dt का वैल्यू नेगेटिव की पॉजिटिव। सर dt का पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे बताओ? dw ऊपर फॉर्मूला जस्ट तो लिखे, यहाँ पे देखो dt क्या निकला, अरे माइनस dw बाई सी बी, तो dw पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा, यही तो निकालना है ऑब्जेक्टिव, तभी तो बनना है। सर। हाँ, यदि dt नेगेटिव है तो dw पॉजिटिव हो गया। सिंपल कंप्रेशन के केस में आप dw नेगेटिव लेते हो सर टेम्परेचर, सर एक्सपेंशन जब होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा सर। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? कम में से ज्यादा घटाएंगे तो कितना होगा? यस सर, नेगेटिव होगा।
तो आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। यानी कि जब क्वेश्चन में आता है ना कि एक बैलून है अचानक ब्रस्ट कर गया तो कैसे, तो वैसे वैसे क्वेश्चन में अपन को कंफ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं। तो यहाँ से निकलेगा, हम कंप्रेशन एक्सपेंशन के लिए बता रहे हैं, उसे देखना ना, जो न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लेस देन 0, तभी तो नेगेटिव होगा। जो तुम बता रहे हो कि सर डिक्रीज कर रहा, टी फाइनल माइनस टी है ग्रेटर देन 0 क्योंकि पॉजिटिव है। सो टी एफ लेस देन टी आई, टी एफ ग्रेटर देन टी आई। अब ये कैसा है, टी एफ ये एक्सपेंशन यानी एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोड्यूसेस अ कूलिंग इफेक्ट। Adiabatic expansion produces a cooling effect, यानी कि जैसे कोई अपने पास वो टायर है, अगर टायर ब्रस्ट करता है तो वहां पे अगर तुम हाथ लगाओगे देखोगे एयर का कूलिंग, ठंडा एयर निकलता है बाहर से, गर्म एयर नहीं निकलता है। अगर बहुत तेज अगर एयर का फ्लो हो रहा है, कभी देखा होगा, चाहे साइकिल है चाहे अपने पास बाइसिकल के सामने में देखा होगा, ऐसे लगाओगे तो हवा जो निकलती है अंदर के बाहर की ओर, तो उसका मतलब वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, बहुत कूल होता है। और ये दिख भी रहा है टी फाइनल टी इन लेस देन, और ये फॉर्मूला था, ये किसके लिए थे फॉर्मूला था, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन यानी एक्सपेंड कर रहा है अगर, तो इसका मतलब है कि कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। लिख सकते हो एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोड्यूसेस अ कूलिंग इफेक्ट। अब एडियाबेटिक कंप्रेशन क्या देगा, हीटिंग इफेक्ट। यानी इससे 5-6 साइड हर बार न्यूमेरिकल आते हैं, ये किसी भी, सब एक ही है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं न्यूमेरिकल, उसी को डिफरेंट टाइप के वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग कर देता है। एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। अगर आइसोलेटेड में करेंगे तो क्या होगा बता सकते हो बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम में लास्ट चीज है, लास्ट टॉपिक इसका, मतलब जो अपन प्रोसेस के लिए ले रहे थे, फिर उसके बाद अपन न्यूमेरिकल देखेंगे कैसा। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या कांस्टेंट रहता है, नाउ लेट अस अप्लाई सर एनर्जी मास न्यूटन। फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, dq माइनस dw एकल du फॉर्मूला है, dq 0, dw 0, du 0, सब कुछ 0 रहता है पता है ना, dq 0। सर इंटरनल एनर्जी कंजर्व होता है ना सर, क्या इंटरनल एनर्जी कंजर्व होगा यहाँ पे, आइसोलेटेड सिस्टम है तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी कितना होगा, सर इक्वल होगा, मतलब चेंज ही नहीं, जीरो होगा, जीरो होगा वो तो होगा फाइनल वेरी इनिशियल गुड, सर। 0 होगा, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगा, यही ना, कंजर्व हो यस गया सर, ना, यस सर, इक्वल टू यस कांस्टेंट, सर। वेरी गुड। इट मींस u2 इक्वल टू u1, ठीक है। तो आप लिख सकते हो फॉर आइसोथर्मल सिस्टम द इंटरनल एनर्जी रिमेन सेम। आइसोथर्मल आइसोलेटेड, गलत बोल रहा सॉरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अपन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स रहेगा और वर्क का टाइप बताएंगे। सर एक न्यूमेरिकल था पुराना वाला। बेटा बता दूंगा, दूसरे क्लास में थोड़ी काम है आज, नेक्स्ट क्लास अपन 1-1.5 घंटे क्लास ले लेंगे, अभी काम है थोड़ा दूसरी, इसलिए मैं वही कर रहा हूँ अभी, तो कल पूछ लेना परसों, ठीक है।
परसों पूछ लेना न्यूमेरिकल जो होगा। ये हो गया तो एंड करूं? यस सर। कर लो, आ जाओ।